हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स हम लोग जो है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय से संबंधित टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात है, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय होता क्या है, पहले हम इससे अवगत हो जाएं। तो सामाजिक न्याय की अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय जो है यानी कि समाज में सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, वंश, लिंग, धर्म या जन्म के आधार पर ही क्यों ना हो, उसे निष्पक्ष और समान जब सम्मान मिलता है, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो मानवीय अवसर होते हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो रोजगार में हो या विकास के विभिन्न उपागमों में क्यों ना हो, तो वहाँ उसे जब समान अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपने आप को दूसरे से भिन्न ना समझे, तो चाहे वो आर्थिक स्थिति के कारण हो या फिर जाति के आधार पे हो या वंश के आधार पे हो या जन्म या लिंग के आधार पर हो, तो किसी भी प्रकार के समानता से वंचित ना रहे, तो ऐसी स्थिति को ही हम जो है सामाजिक न्याय कहते हैं। यानी कि समाज में सभी तबके के लोगों के लिए समान प्रकार के अधिकारों को मुहैया कराना ही क्या कहलाता है, और उनके अधिकारों की रक्षा करना ही जो है सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो कई जो है जाति, वर्ग, धर्म और लिंग पर क्या है आधारित है। ऐसी स्थिति में सभी में विविधता की स्थिति देखी जाती है, और उन विविधताओं में जो है एकता की भावना कैसे सुनिश्चित की जाए, तो जब तक हम सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं करेंगे। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि एक ऐसा समाज बनाना जिससे कि क्या हो, समानता की भावना सुनिश्चित हो सके, स्वतंत्रता की भावना सुनिश्चित हो सके, साथ ही समस्त व्यक्तियों के गरिमा की जो है रक्षा की जा सके। तो यही सामाजिक न्याय का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो अब है कि सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस के कौन कौन से जो है तत्व हैं, कौन कौन से जो है मेन एलिमेंट हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, तो जब हम सामाजिक न्याय के मुख्य तत्व की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है समानता। ठीक है, यानी इक्वलिटी। ठीक है, जब तक समाज में सभी वर्गों के साथ, सभी लिंगों के साथ, सभी जाति, धर्म या जन्म के आधार पर नागरिकों के साथ हम समानता की भावना सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। साथ ही हम सभी को समान अधिकार मुहैया कराएंगे, तभी सामाजिक न्याय जो है सुनिश्चित की जा सकती है। उसके बाद हमारे समाज में जो भेदभाव है, जो छुआछूत की बातें हैं, अस्पृश्यता का जब तक क्या होगा, निषेध नहीं होगा, तब तक हम सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जो भेदभाव है ऊंच नीच का या जातीयता के आधार पर या लिंग के आधार पर या वंश या जन्म के आधार पर, तो इन सारी भेदभाव को हमें क्या करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा, तभी हम सामाजिक न्याय की कल्पना कर सकते हैं। अगला है कि सामाजिक न्याय का जो है सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों के लिए समाज में अवसरों की समान समानता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि शिक्षा के अवसर सभी व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित हो, समान रूप से सुनिश्चित हो, रोजगार के लिए सभी व्यक्तियों के लिए जो है समानता सुनिश्चित हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
और भी विकास के कई आयामों में जब हम अवसरों की समानता की भावना सुनिश्चित करेंगे तो इससे हम सामाजिक न्याय की जो है नींव यानी बुनियाद को कायम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि सामाजिक समानता में अब अगला टॉपिक देखेंगे समान अवसर। जैसे कि हमने पहले भी इसका डिस्कस किया कि शिक्षा, नौकरी या विकास के जो भी आयाम है उसमें समान अवसर मुहैया कराना ही क्या है, सामाजिक समानता के तत्वों में आते हैं। तो और साथ ही क्या है, सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल जो सिक्योरिटी होता है तो वो कैसे सामाजिक न्याय को जो है मुख्य रूप से मतलब कि इसकी आधारशिला के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि जब तक हमारी बेरोजगारी भत्ता यानी कि बेरोजगारी भत्ता जो बेरोजगार लोग हैं जिसको रोजगार नहीं है उनके लिए सरकार ने जो है क्या किया है, बेरोजगारी भत्ता योजना जो है कार्यक्रम का जो है शुरुआत किए हैं, जिससे कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो असमता है उसको खत्म किया जा सके। साथ ही जो पेंशन है, जैसे वृद्ध लोगों को जो है पेंशन वगैरह की जो सुविधा दी जाती है, तो इससे क्या होता है, सामाजिक न्याय की जो है व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। क्योंकि जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, आर्थिक रूप से दूसरे पर यानी कि अपने बेटे पर या फिर परिवारजनों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। या कुछ ऐसी भी स्थिति बुजुर्गों के साथ हो जाती है कि वो जो है अपनी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जो है समाज में हीन भावना से जो है ग्रसित समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार उसके सम्मान के लिए जो है पेंशन योजना का क्या किया, शुरुआत किया। ठीक है, तो इससे उनको क्या हुए, काफ़ी लाभान्वित हुए और समाज में सामाजिक न्याय की व्यवस्था कायम की जा सकी। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि जितने भी हेल्थ सर्विस हैं जैसे चिकित्सा वगैरह की व्यवस्था या विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हॉस्पिटल में जो दिया गया है, तो इससे भी क्या है कि लोगों के मन में ये ना हो कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने के लिए या उस पर पैसे खर्च करने के लिए सिर्फ अमीरों का ही मतलब कि दबदबा ना रहे, इससे आम लोग और पिछड़े लोगों का भी जो है सुचारू रूप से इलाज हो सके। तो उनके विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को क्या किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जो है सुनिश्चित किया गया और साथ ही उनके विभिन्न प्रकार के जो है जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई, ताकि वो भी मतलब कि अन्य लोगों की अपेक्षा अपने विभिन्न प्रकार की असुविधाओं को क्या कर सके, दूर कर सके। ठीक है, उसके बाद है वृद्ध जन और दिव्यांग जन कल्याण। ठीक है, जैसे कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो है कई प्रकार के आश्रम, एनजीओ की व्यवस्था, या जो डिसेबल पर्सन होते हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, उनके लिए भी सरकार ने कई ऐसे वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो है डेवलपमेंट किया है और उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो है प्लानिंग भी चल रही है जिससे लोग जो है लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए सुनिश्चित की गई है ताकि क्या हो सके, हमारे सोसाइटी में सोशल जस्टिस नाम की जो चीज़ है ये बुलंद हो सके। ठीक है, यानी कि सभी को समान लाभ मिल सके और एक समाज में समानता पर क्या कर आधारित किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अब हम यहाँ स्टूडेंट जानेंगे कि अब सामाजिक सम्मान के लिए यानी कि जो हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, तो इसके लिए क्या है कि एक गरिमा और सम्मान का भी होना जरूरी है। ठीक है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार है। तो ऐसे में गरिमा की भावना सुनिश्चित होती है। तो गरिमा और सम्मान जो है हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि सामाजिक न्याय की भावना सुनिश्चित होती है। ठीक है, साथ ही छुआछूत, जातिवाद और लैंगिक असमानता भी जो है इससे क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, इसलिए गरिमा और सम्मान से हम भेदभाव की भावना, छुआछूत की भावना या जातिवाद या
लैंगिक विषमता की भावना को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्थिक न्याय के बारे में। तो आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जो जस्टिस होता है, तो ये आर्थिक न्याय कैसे होगा, कैसे मिलेगा, जब तक कि हमारे समाज से पूर्ण रूपेण गरीबी हटेगी। ठीक है, तो गरीबी हटाना जो है वो आर्थिक न्याय को क्या देता है, बढ़ावा देता है। जैसे कि ये कैसे होगा, तो हम समाज में लघु और कुटीर उद्योग व्यवस्थित करेंगे, या विभिन्न प्रकार के रोजगार, कल कारखानों का निर्माण, ये सारी करके हम क्या करेंगे, और साथ ही जो धन संपत्ति में असमानता है उसको हम कम करके क्या कर सकते हैं, कमजोर वर्गों को हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता दे करके या विभिन्न प्रकार के आरक्षण दे करके उसे रोजगार मुहैया करा करके हम समाज में उसे सामाजिक न्याय दिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सामाजिक न्याय जो है इन सारी चीज़ों के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। अब हम यहाँ स्टूडेंट देखेंगे कि भारत में सामाजिक न्याय का संवैधानिक आधार क्या है। कहने का तात्पर्य है कि इंडिया के संविधान में सामाजिक न्याय का जो है क्या बेस है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, जैसे हम प्रियम्बल की बात यानी प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना में ही कहा गया है, ठीक है, कि भारत जो है, एक मिनट, भारत में सामाजिक न्याय, जैसे कि प्रस्तावना की हम बात करें, तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो है, यानी कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ एकदम स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय का संवैधानिक आधार जब प्रस्तावना में ही निहित है, तो इससे भारत की सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या हो जाता है, यानी कि एक राष्ट्रवाद की भावना सुनिश्चित हो जाती है और एक लोकतांत्रिक देश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ समानता एकदम सामाजिक न्याय की क्या करेगा, एक नींव के रूप में जो है खड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं मौलिक अधिकार। तो क्या है कि भारत में जो सामाजिक न्याय का संवैधानिक जो आधार है वो क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हम देखेंगे कि संविधान के कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सामाजिक न्याय को परिलक्षित करते हैं। जैसे कि हम संविधान के अनुच्छेद अगर 14 की बात करें, तो संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित नियम दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 15 में पूर्ण रूपेण स्पष्ट है भेदभाव निषेध, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव है, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के, लिंग या वंश के आधार पर, तो ये क्या है, सभी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है, अनुच्छेद 15 पूर्ण रूपेण खत्म करता है, यानी कि निषेध करने की बात करता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में समान अवसर की जो है, समान अवसर के जो है कानून बनाए गए हैं, यानी कि प्रत्येक नागरिक, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर जो है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या विकास की किसी भी आयाम में उन्हें समान अवसर पाने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में स्टूडेंट देखेंगे छुआछूत का उन्मूलन, इसे आप अस्पृश्यता का भी उन्मूलन कह सकते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से किसी भी प्रकार का, जैसे कि जो उच्च वर्ग निम्न वर्गों के द्वारा जो है छुआछूत के जो मतलब कि भेदभाव की भाव रखते हैं भावना, ठीक है, तो इस तरह से हम उसका खात्मा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है,
जात पात, धर्म, लिंग, वंश किसी भी आधार पर हम अगर क्या करते हैं, छुआछूत मानते हैं, तो इसको हम संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जिसमें कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है और अपना जो है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को पाने का अधिकार है। अगर इन जीवन जीने के अधिकार या फिर विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो नागरिक आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है, यानी कि अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो है कानूनों से अपनी रक्षा कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि सामाजिक जो है न्याय कैसे पाया जा सकता है और उसके संवैधानिक आधार क्या क्या है। अब यहाँ हम स्टूडेंट जानेंगे कि सामाजिक न्याय के लिए आखिर कौन कौन ऐसे जो है सरकारी उपाय हैं। ठीक है, तो सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकार ने कई जो है व्यवस्थाएं, कई उपाय जो है दर्शाए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे आरक्षण व्यवस्था। जैसे कि आप देखते होंगे कि SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, साथ ही OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं और EWS वाले जो लोग हैं, इनको शिक्षा में या सरकारी नौकरी में तथा चुनाव आदि में, खास करके मतलब चुनाव की अगर बात करें तो पंचायती चुनाव में क्या किया जाता है, यानी आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती व्यवस्था में क्या होता है, महिलाओं को चुनाव में क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, साथ ही जो है सरकारी नौकरी या शिक्षा में क्या है, इन जो है कैटेगरी के लोगों को जो कि वंचित और पिछड़े वर्ग में आते हैं, इनको जो है आरक्षण के माध्यम से समाज में जो है क्या किया गया है, सामाजिक न्याय मुहैया कराया गया है, ताकि ये भी उच्च वर्गों के साथ कंधे से कंधे मिला करके क्या हो, समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, सामाजिक कल्याण योजनाएं। जैसे कि आप जानते हैं मनरेगा हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, फिर आयुष्मान भारत जो है यानी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, मध्याह्न भोजन योजना जहाँ की 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया जाता है, यहाँ पर जो हम क्या कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वैसे बच्चे को जो है स्कूल में मतलब कि मुफ्त में जो है भोजन मुहैया कराया जाता है, ताकि बच्चे जो है किसी भी प्रकार से जो है आर्थिक रूप से अगर जो कमज़ोर भी है तो उसको शिक्षा में किसी प्रकार का बाधा ना हो, बच्चे खाए पिए स्कूल में और पढ़े अच्छे से और समाज का कल्याण कर सके। ठीक है, तो इस तरह से और कई प्रकार से, जैसे छात्रवृत्ति योजना, बच्चे को जो है हर तरह से किताब कॉपी या फिर ड्रेस और साथ में कुछ पैसे जो है छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो उन्हें शिक्षा पाने में या आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यानी यहाँ सीधा मतलब तात्पर्य है कि गरीब और वंचित लोग जो है, पिछड़े लोग जो है, इनको सरकार जो है सामाजिक उत्थान कराने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इन सारी योजनाओं पर क्या करती है, कार्य करती है, ताकि ये लोग भी समाज में जो है आगे बढ़ सके और अपने गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे करके भी हम सामाजिक न्याय की जो है बुनियाद जो है कायम कर सकते हैं। जैसे कि महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके बाद महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, ये भी जो है महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए क्या करता है, एक मतलब कि व्यवस्था है, जिससे कि महिला जो है सशक्त हो सकेगी, आत्मनिर्भर हो सकेगी
और वो समाज में भी एक सम्मान के साथ जी सकेगी। ठीक है। उसके बाद है मातृत्व लाभ योजना, जैसे कि गर्भावस्था में अगर लड़की रहती है तो उसको भ्रूणीय अवस्था में ही क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है कि भाई लड़की है। ठीक है। तो लड़का और लड़की में भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा मातृत्व लाभ योजना, जिसमें कि लड़कियों के जन्म होने पर आर्थिक रूप से जो है क्या होता है, पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे का पालन पोषण हो सके और जो गर्भवती महिला है उसका जो है पालन पोषण हो सके। ठीक है। और उसके बाद अगर लड़का भी होता है तो उसमें भी जो है क्या होता है, सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों के जन्म पर अधिक पैसे दिए जाते हैं, शायद 1600 या 2000 के करीब दिए जाते हैं, जबकि लड़का होने पर जो है 1000 या 1200 की राशि जो है महिला को, गर्भवती महिला को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। यानी जो प्रसूति महिला होती उनको। ठीक है। जच्चा बच्चा होने के बाद उसके बाद है घरेलू हिंसा से संरक्षण। तो महिला सशक्तिकरण को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है कि जो महिला घरेलू हिंसा की शिकार है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के शोषण से शोषित है, तो उन महिला को क्या मिल सके, एक सामाजिक न्याय मिल सके। इसलिए समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने पर क्या दिया गया, मतलब कि जोर दिया गया। ठीक है। अब आते हैं शिक्षा के अधिकार आरटीई एक्ट 2009 की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत सभी बढ़े और खास करके क्वालिटी एजुकेशन की जो है बात की गई है, यानी कि चाहे वो गरीब के ही बच्चे क्यों नहीं हो, वंचित के बच्चे ही क्यों नहीं हो, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चे ही क्यों नहीं हो, तो उनको भी जो है, जो सरकारी स्कूल में भी पढ़ते बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं अब सरकार कर रही है, सारी शिक्षा के सारे आयाम जो है मुहैया करा रहे हैं, ताकि वैसे लोगों के बच्चे भी क्या हो सके, निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के जैसे क्या कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। तो एजुकेशन ही देना नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन की बात जो है की जा रही है, ताकि उन शिक्षा को पा करके बच्चे आत्मनिर्भर हो सके और एक समाज में जो है एक मुकाम हासिल कर सके। ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यायिक सुधार, जुडिशियल जो रिकमेंडेशन है, इसमें भी सरकार ने बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं की है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है। कोई भी सुनवाई को जो है जल्दी से निपटाने के लिए सरकार ने क्या किया गया कि किसी भी फैसले को, किसी भी दलील को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा आसानी से और जल्दी से सुनवाई इसमें की जाती है, जिससे कि लोगों को जो है सामाजिक न्याय मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद है मुफ्त विधिक सहायता यानी लीगल एड जो है, ये भी सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार से सरकार जो है कानून का मदद दे करके उस व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो है न्यायिक जो है सुनवाई में राहत प्रदान करता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए कि सोशल जस्टिस के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना जरूरी है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। तो पहली चुनौतियाँ क्या आती है कि एक समाज में कई जाति के लोग रहते हैं, यानी कि जातिगत असमानता। ठीक है। तो ऐसे में अलग अलग जाति जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें भी कई उपजातियाँ हैं। तो इस तरह से अलग अलग जाति और उपजाति को देखते हुए सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। लेकिन क्या भाई, उसको तो आखिर हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सोसाइटी में सोशल जस्टिस जो है कायम करना है। फिर है लैंगिक भेदभाव, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो मतलब कि एक गैप है, एक दायरा है, विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो ये सब कैसे फुलफिल किया जाए,
कैसे इसको मतलब कि हर चीज़ों से मतलब कि जोड़ा जाए, और कैसे पुरुष और महिला को, मेल और फीमेल दोनों को जो है समाज में एक समान अधिकार मुहैया करा करके एक सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाए। तो ये सारे जो है चैलेंज लैंगिक भेदभाव में आते हैं। उसके बाद आता है आर्थिक विषमता, क्योंकि एक समाज में अमीर गरीब, ठीक है, इस तरह से लोग रहते हैं, और मतलब अलग अलग समाज की अलग अलग जो है आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, और उनके विभिन्न प्रकार के जो है दायित्व हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विषमता, जब तक हम सभी व्यक्ति, सभी लोगों का, सभी नागरिकों का हम क्या करेंगे, यानी कि गरीबी खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम आर्थिक विषमता से जूझते रहेंगे। तो इसलिए जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक विषमता जो होती है, जो आर्थिक असमानता जो है वो क्या होती है, एक मतलब चुनौती के रूप में आती है। उसके बाद है ग्रामीण शहरी अंतर। तो ग्रामीण शहरी अंतर यानी कि एक समाज में क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शहरों में मतलब कि रहते हैं, बस जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गांव में बस जाते हैं। तो इन दोनों में जो है विभिन्न प्रकार के विचारों का, शिक्षा का या रोजगार का या विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित बातों का जो चिंतन होता है, इनमें काफ़ी गैप होता है। तो इन दोनों की सोच को, इन दोनों के विभिन्न प्रकार के जो विचारों को समाज के हित में ध्यान में रखते हुए कैसे एक किया जाए, तो ये भी क्या होती है, एक चुनौती के रूप में मानी जाती है। क्योंकि गांव में रहने वाले लोग जो है कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, जबकि शहर में जो रहते हैं उनके सोचने की शक्ति जो है वो काफ़ी गांव के लोगों के सोचने की शक्ति के अपेक्षा कुछ ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों को आपस में जोड़ना, तालमेल बैठाना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे समाज हम लोग देखते हैं जहाँ की क्या है, जैसे जैसे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती है, खास करके शिक्षा से संबंधित यानी विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की कमी रहते हैं, या जितने भी शिक्षण संस्थान की कमी रहती है, तो वहाँ पर वो जो एरिया होता है, वो जो क्षेत्र होता है, वो शैक्षिक रूप से कम विकसित होता है। ठीक है, और वहाँ पर जब शिक्षा की ही कमी होगी तो ऑटोमेटिक है कि हर प्रकार की सुविधाओं का भी अभाव होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक नहीं होते हैं। तो वैसी स्थिति में भी जो है हमें कई प्रकार के जो है सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए अलग अलग समाज के सामने अलग अलग ये जो चुनौतियां हैं शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी ये आती है। ठीक है, तो जिस समाज में शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा रहेगा उसका विकास उतना ही अधिक होगा, और वहाँ हर प्रकार की व्यवस्थाएं यानी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, रोजगार की व्यवस्थाएं, यानी कि कई विकल्प क्या होंगे वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन जिस समाज में शिक्षा का स्तर ही नहीं है या शिक्षा का स्तर एकदम नीचा है, तो वैसी स्थिति में हम विभिन्न प्रकार के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं, वे अपनी सुविधाओं या समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, यानी कहिए कि अपने जो अधिकारों को वो पहचान नहीं पाते हैं, जिससे कि वो शहरों की अपेक्षा काफ़ी विकास के क्षेत्र में पीछे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन। तो जिस समाज में भ्रष्टाचार की स्थिति है वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा सामाजिक न्याय में परेशानी होती है, और साथ ही साथ जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही लचर पचर होता है, ठीक है, तो वहाँ भी सोशल जस्टिस की बातें जो है बहुत ही मतलब मुश्किल होती है। सामाजिक न्याय करना जो है वहाँ थोड़ी सी
जो है दिक्कत करती है। और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके, ठीक है। और प्रशासन जो है वो मजबूती से एक सख्ती तरीके से क्या कर सके, अपने समाज को मतलब कि सामाजिक न्याय दिलाने में अगर सक्षम होगा तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि कमजोर प्रशासन के कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या विभिन्न प्रकार के जो बातें होती है वो सामाजिक न्याय को क्या करती है, असमानता पर आधारित करती है, ठीक है। तो इसलिए भ्रष्टाचार और जो कमजोर प्रशासन होता है वो हमारे सोशल जस्टिस के लिए एक क्या है, चुनौतीपूर्ण होता है। अब है सामाजिक रूढ़िवाद और पितृसत्ता, यानी कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज है, हमारी संस्कृतियाँ, हमारी सभ्यताएं, परंपराएं जो हैं वो अलग अलग होती है। इससे लोगों का जो है कई मिथक क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लोग मतलब कि अंधविश्वास या रूढ़िवादिता, यानी जो लोग जागरूक नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, पारंपरिक रूप से अपने विभिन्न प्रकार के धर्मों में या विभिन्न प्रकार के मतलब आडंबरों में इस प्रकार से मतलब विश्वास करने लगते हैं जिससे कि वो क्या होते, पूर्ण रूपेण रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाते हैं। उनकी सोच जो है वो आधुनिक विकास की ओर जो है नहीं जा पाती है, बस सिर्फ जागरूकता की कमी के कारण, ठीक है। तो ऐसे में सामाजिक न्याय पाना जो है एक चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। साथ ही जिस समाज में पितृसत्ता है, जो समाज पितृसत्ता है यानी कि पिता का ही क्या है, शासन चलता है और महिलाओं का वहाँ कोई मतलब कि वर्चस्व नहीं है, मतलब गरिमा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वहाँ उस समाज में भी थोड़ी क्या हो जाती है, सोशल जस्टिस जो है पाना थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा। जैसे कि क्या है कि हम बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति देखते हैं। दिव्यांग का मतलब जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, या जो शारीरिक रूप से क्या है, दुर्बल हैं, या शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं बोलेंगे, जो कि असहाय बोलेंगे। तो ऐसे लोग दिव्यांग के श्रेणी में आते हैं। तो उन लोगों को देखकर जो मतलब कि सबल लोग हैं, जो मतलब कि अपने शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर अच्छे खासे हैं, ठीक है, जिसका कद काठी अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो वो क्या होते हैं कि उनको हीन भावना से देखते हैं, दिव्यांगजनों को हीन भावना से देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सामाजिक न्याय की उपेक्षा होती है। इसलिए हम नागरिक को मतलब कि चाहिए कि जब अगर हमारे समाज में ऐसे दिव्यांग व्यक्ति अगर मिले तो उन्हें हम क्या करें, पूर्ण रूपेण सपोर्ट करें, जिससे कि उसके मन में जो एक कुंठा है समाज के प्रति या अच्छे लोगों के प्रति, वो क्या हो सके, खत्म हो सके। वो उन्हें लगे कि भाई समाज से हमें सम्मान मिलता है, हमारी गरिमा की रक्षा की जाती है। तो इससे क्या होगा कि सामाजिक न्याय कायम हो सकेगा। उन्हें नहीं कि उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने से हम आम नागरिकों को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय की रक्षा हो सके, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम आते हैं कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो भाई इतना चैलेंज तो हम देख लिए, लेकिन चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और चैलेंज को जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम उपाय कैसे करेंगे। तो इसलिए एक्सेप्ट करते हैं और हम उपाय करते हैं। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए हम समाज को शिक्षित करेंगे और उसे जागरूक करेंगे। उसके बाद हम ऐसा सशक्त कानून बनाएंगे, ऐसी मजबूत कानून बनाएंगे और उनका पालन करेंगे, जिससे कि समाज में सामाजिक न्याय कायम किया जा सके। साथ ही सामाजिक सुरक्षा अभियान जो है चलाएंगे, यानी हमारे समाज को विभिन्न प्रकार के सुरक्षा मिल सके, इसके लिए कई हम क्या चलाएंगे, अभियान चलाएंगे और चलाए भी जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है
कई तरह के जैसे एनजीओ वगैरह भी चल रहे हैं, या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो है बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अभियान भी हैं जो कि सामाजिक सुधार पर क्या है, आधारित है। ठीक है। महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष अवसर जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था, या नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, या बच्चों के विभिन्न प्रकार के विकास के लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को क्या किए हैं, विकसित किए हैं, जिससे कि सामाजिक न्याय मिल सके। साथ ही गरीबी हटाओ योजना, हटाने की जो योजना है, जैसे कि गरीबों को आर्थिक रूप से या फिर विभिन्न प्रकार के जैसे राशन वगैरह दे करके या पेंशन वगैरह दे करके उनको क्या किया है, या आवास वगैरह दे करके उनकी गरीबी को हटाने की पहल की गई है, ताकि सामाजिक न्याय मिल सके। उसके बाद है आरक्षण व्यवस्था को सही रूप में लागू करना। ठीक है। जो आरक्षण है SC ST OBC EWS या फिर महिला के लिए, तो इनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है कि भाई इन लोगों को आरक्षण मिलनी चाहिए, ताकि रोजगार में अवसर मिल सके, शिक्षा में अवसर मिल सके, विकास के कई मुकामों में अवसर मिल सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आरक्षण इनमें लागू होना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी सामाजिक न्याय मिल सके। अब आते हैं तकनीकी और डिजिटल पहुंच बढ़ाना। अब है सामाजिक न्याय पाने के लिए हमें अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि डिजिटल जो पहुंच है, जितने भी डिजिटल पहुंच मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, वहाँ हम कोई भी नागरिक अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने सामाजिक न्याय को पाने के लिए उसका सहारा ले सकते हैं, जन जन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और अपना अधिकार, अपने न्याय को वो पा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला जो हम देखेंगे, सारी बातों को अगर हम एक निचोड़ निकाल लें, यानी कि निष्कर्ष की अगर बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन में हम यही देखेंगे कि सामाजिक न्याय जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या होता है, एक सोल होता है, एक आत्मा होता है। ठीक है। तो भारत जैसे विविधतापूर्ण, क्योंकि भारत में जो है अलग अलग जाति धर्म लिंग वंश के लोग रहते हैं, सभ्यता संस्कृति के लोग रहते हैं, तो इसलिए इसका महत्व और भी क्या हो जाता है, भारत में बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि सामाजिक न्याय जो है वास्तविक तभी होगा जब समाज के सभी वर्गों के साथ समान रवैया, समान भावना अपनाया जाएगा, ताकि उनको समान अवसर मिल सके, समान सम्मान मिल सके, समान सुरक्षा की भावना सुनिश्चित हो सके और समान अधिकार भी उपलब्ध हो सके, और कोई भी नागरिक अपनी पहचान पाने के लिए समाज में वंचित ना रहे, इन पर पहल की जा सके। तो यही था सामाजिक न्याय। तो चलिए, आप सभी को कैसा आज का मतलब क्लास लगा, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन सारी चीज़ों का हम ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।